यस, मैं नमित मल्होत्रा के रामायण के सेट पे इनवाइट किया गया था एंड आई फेल्ट लाइक मुझे ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए क्योंकि जितनी वीडियोस मैंने रामायण पे बनाकर सवाल खड़े किए थे, क्या उन सब सवालों के जवाब मुझे मिले? और छोटे में आपको बोलूँ तो जी हाँ, मुझे ज़रूर से मिले। जहाँ मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं रामायण पे, उन सब में दो सबसे बड़े सवाल मेरे लिए यही थे, हम सब के लिए थे कि पहला तो 4,000 करोड़ वाली बात जो उनकी तरफ से बोस्ट की गई थी वो इंडियन बॉक्स ऑफिस में सेंस नहीं बनाती, वो क्यों है? एंड दूसरा, रामायण की विजुअल क्वालिटी की जो बात कर रहे थे हम, क्रिटिसिज्म ड्रॉ हो रहा था, उसे देखते हुए ये इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं नजर आती? जहाँ पे नमित मल्होत्रा इन सारे सवालों के जवाब देते हुए काफी पैशनेट थे, मैं ये फील कर पा रहा था कि रामायण का ओरिजिनल भाव उन्हें भी पता है, उन्होंने भी वो रामायण देखी है जिसका अटैचमेंट हम आज तक नहीं छोड़ पाते। एंड ही नोज दी चैलेंजेस, जिनमें अब वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली बात कह लो, क्लिपिंग में ओवर एग्जैजरेशन से प्रमोट होने वाली बात कह लो, पर मुझे ये अच्छा लगा कि एटलीस्ट ही नोज कि रामायण में क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड जो बेसिक्स हैं रामायण की उस स्टोरी में वो इंटैक्ट रहेंगे। वो बस उसमें अपना स्केल देना चाहते हैं दुनिया के लिए, इंडिया की तरफ से, जहां उन्होंने ये बात भी क्लैरिफाई की कि रामायण हिंदुस्तानी पिक्चर पहले है एंड ये हिंदुस्तान की तरफ से दुनिया के लिए है। एंड फिर उन्होंने दिखाया कुछ वीडियोस हमें, एंड मैं बता नहीं सकता कि आपको कि हमने क्या देखा, मूवी से रिलेटेड ही था, बट वहां से उनकी शुरुआती विजन क्लियर हो जाता है कि यस, दिस रामायण इज फ्रॉम इंडिया टू दी वर्ल्ड। एग्जैक्टली यही लाइन थी। नाउ अब आते हैं अपने क्रिटिसिज्म पे। हमने उन्हें क्लियरली बताया कि फिल्म को लेकर हमारे क्रिटिसिज्म क्या है, रामायण रामा ग्लिम्स में हमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या वीएफएक्स में कमी थी, वो सारी चीजें हमने उनके साथ डिस्कस की कि कौन सी चीज कैसी लग रही थी, क्या इंडियन नहीं लग रहा था, एंड उन्होंने उस क्रिटिसिज्म को सुना। इवन नमित मल्होत्रा, यश एंड रणबीर कपूर, हम तीनों ने उन लोगों से बात की इन चीजों के बारे में, एंड सरप्राइजिंगली दे वर विद अस विद दिस क्रिटिसिज्म, स्पेशली द एक्टर्स। वो ये बात मना नहीं कर रहे थे, इवन इसे एज ए फीडबैक की तरह ले रहे थे कि रामायण मूवी होने के नाते भी वैसे हॉलीवुडाइज्ड क्यों नजर आता है, शुरुआत में वो फ्रेम्स जिटरी क्यों थे, वो इंडियननेस कहाँ गई इसकी। दे वर टेकिंग दीज थिंग्स एज फीडबैक, और उन्होंने वैरायटी ऑफ रीजन से एश्योरिटी दी कि मूवी स्टिल इन वर्क्स। उन्होंने पूरा इतनी हैवी वीएफएक्स वाली मूवी का कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे इस तरीके की मूवीज किसी खाने की तरह पकाई जाती हैं, उनके ही वर्ड्स में। अपने लास्ट की 3 महीनों में मूवी अपना एक्चुअल इंटेंडेड शेप लेना शुरू करती है, जहां एक्चुअल में वो गार्निशिंग वगैरह फाइनलाइज करके देन मूवी को फुल फॉर्म में बनना वहां से वो शुरू होती है लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर, एंड देन जाके हमें फाइनली थिएटर्स में वो देखने को मिलती है, जिसपे से उन्होंने ये बात की एश्योरिटी दी कि काम चल रहा है एंड हमारे फीडबैक के साथ और भी बेहतर चल रहा है। जहाँ पर एक्टर स्पेशली इंटरनेट पे जो डिस्कोर्स चल रहा था उसके बारे में वो सुन रहे थे, उन्हें सब कुछ पता है, एंड हमसे वो कुछ डिनाई नहीं कर रहे थे कि क्या कमी रह गई, वो ये बात मान रहे थे। इवन यश सेड कि ही इज विथ अस, कि कमियां उन्हें भी दिख रही थी, जो ऑडियंस एग्री कर रही है उसे वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, और ये कमियां नहीं होनी चाहिए थी फर्स्ट लुक में। पर फिर नमित मल्होत्रा ने अपना पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया वीएफएक्स सीजीआई वाला, कि क्या एक्चुअल में उन्होंने यह क्रिएटिव डिसीजन क्यों लिया एंड क्यों नेक्स्ट टाइम वो बेटर क्रिएटिव डिसीजन लेंगे इस फीडबैक को सुनने के बाद। एंड विद दिस फीडबैक नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान देंगे कि हमारे टेस्ट के हिसाब से प्रमोशनल मटेरियल में एटलीस्ट वह चीज दिखाएं जो एक्चुअली में हाइप क्रिएट करती हैं, ना कि फीडबैक्स ड्रॉ करती हैं। जहां पे अब इन्हीं बातों के साथ एक बात ये बड़ी फेमस हुई थी कि मैंने भी बोला था कि नमित मल्होत्रा की रामायण के राक्षस कम डीमन, ऑक्स और मॉन्स्टर्स ज्यादा लगते हैं, मतलब कि वो इंडियननेस फील नहीं होती, और ये बात क्लियरली कन्वे की गई उनसे। और उन्होंने उस पे भी बताया कि आई कैन शो यू दी फेशियल कैप्चर्स, कि जिस इंडियन ह्यूमन मॉडल को ध्यान में रखकर इन राक्षसों और दानवों को बनाया गया है वो इंडियन लोग ही हैं। और फिर मैंने सोचा कि यार ये बड़ी अटपटी सी प्रॉब्लम है कि आप एक इंडियन एथनिसिटी के रेफरेंस को लेकर, एक इंडियन इंसान के रेफरेंस को लेकर राक्षस का मोशन कैप्चर करके उसके डिजाइन्स बना रहे हो और फिर भी इंडियननेस नहीं फील हो रही, तो ये बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है। एंड देन मुझे फिर महसूस हुआ कि रामानंद सागर ने जो रामायण की छवि हमारे दिलों में बसा के रखी है, उसके परों हमें कुछ भी एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रामायण एक ऐसी कहानी है कि हम नई जनरेशन तो देखेगी ही, मेरी माँ भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म देगी, मेरी दादी भी उसके ऊपर अपनी क्रिटिसिज्म देंगी, रेस्ट इन पीस बाय द वे, जो कि ये एक तरीके का जनरेशनल नॉलेज ही पास करने वाली बात हो जाती है कि हमने रामानंद सागर के स्टाइल को सबसे पहले देखा, सबसे पहले वो इतनी अच्छी हुई कि वो सुप्रीम हो गई, एक्सेप्ट भी कर लिया, एंड उसके बाद इतने सालों में
जो भी कुछ बन के आता है तो वो इन्फ्लुएंस हमारे दिमाग से नहीं जाता, जो कि आई अंडरस्टैंड एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है ही, बट वो इतना परफेक्ट एडवांटेज है कि उसे एक स्टैंडर्ड मान के चला जाता है, लोग पूजा करते हैं उसकी। एंड नो मैटर व्हाट कि कोई कितनी भी रामायण बना ले, रामायण के राक्षसों पे वो पहली जो हमने इमेज पहले नहीं देखी हुई है, ही हा हा वाली बड़ी साड़ी मूंछ एंड वगैरह वगैरह चीजें करके, वो पहले ही देख लेना हमारे लिए एक्चुअली में ट्रूथ और सत्य बन जाता है कि एक्चुअली में इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए। पर फिर भी ऐसी बात नहीं है कि वो सही छोड़ने को बोले हैं। दे अंडरस्टूड कि कहाँ पे क्या चीज़ें लैक कर गई एंड उस फीडबैक को, इम्प्रूवमेंट को लेकर वो ओपन है एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि आई डोंट थिंक कि मुझे बताना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस आपका स्पॉइल हो जाएगा। बट हाँ, वो बातें सुन रहे हैं एंड चीज़ें बेटर होंगी, उन्होंने बताया है। बट हाँ, इस पूरे इवेंट से एक चीज़ तो ये बात क्लियर हो जाती है कि यू कैन पुट सम फेथ इन दिस मूवी, एटलीस्ट एक बार भरोसा करके तो देख ही लेना चाहिए। इस पूरे गेट टुगेदर से मुझे ये समझ में आया, ये नमित मल्होत्रा की रामायण एट दिस स्टेज जितना मैंने देखा, बहुत कुछ तो नहीं देखा पर थोड़ा बहुत जरूर से देखा, इसकी दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिली मुझे। उसे देख के ये बात मैं तो कह ही सकता हूँ कि मैं इसे एटलीस्ट शुरुआती पॉइंट्स पे भरोसा जता सकता हूँ, क्योंकि ये कुछ आदि पुरुष जैसा नहीं है कि डे 1 पे ही हमें पता चल गया था कि भाई बहुत ही खराब होने वाली है। ये मूवी अभी भी एक मिस्टीरियस ऑरा होल्ड करती है, बहुत सारी चीजें इन्होंने अभी भी हमें नहीं बताई हुई है, इवन हमें कुछ एडिशनल क्लिप्स भी देखने को मिली है। एंड फिर भी मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें नहीं देखा हूँ मैं, और बहुत बड़ा जाने का विजन ये रखती हैं। 100% नमित मल्होत्रा विल पुश दिस मूवी इनटू ऑस्कर्स, उनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, क्योंकि जो लॉन्ग फ्यूचर का विजन ये होल्ड करके रखते हैं, जो उन्होंने बताया है, हमें दिखाया है, उसमें रामायण उनकी ये तो बस एक पहली कड़ी बनती है। बाकी अब और नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, और मत फंसवाओ मुझे, ठीक है। बाकी अब देखो रामायण वाला डे मेरा कैसा गया। इस पूरे के पूरे गेट टुगेदर में मुझे ये चीज अच्छी लगी कि दे वर वेरी ओपन, दे वर वेरी रियलिस्टिक कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज अच्छी नहीं है। एंड आगे भी उन्होंने कुछ चीजें बताई जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जहां आप देखो रामायण वाला डे मेरा कैसे शुरू हुआ, वो भी अपने आप में एक कहानी ही है। अब आप सुनना क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं ऐसे ही रात को बैठा हुआ था, कई सारे दिन से बैक एंड फोर्थ चल ही रहा था। फिर अचानक से एक रात 10:30 बजे मुझे कंफर्मेशन मिलती है कि इनकी टीम चाहती है, रामायण की टीम चाहती है कि मैं उनके सेट पे आऊं, उनके काम को एक्सपीरियंस करूं और अपने कंसर्न्स शेयर करूं। जिसको फिर मैंने अपनी घड़ी देखी एंड मैंने सोचा कि क्या मैं पुश कर सकता हूं। देन आई सेड इट कि हाँ भाई चलो कर सकते हैं। तो मैंने रात के 10:30 बजे सुबह 5:30 बजे वाली फ्लाइट को कंफर्म कर दिया कि चलो एक रात नहीं सोऊंगा, कर लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, देख लेते, इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बन रही है तो देख ही लेते हैं क्या ये प्रेजेंट करना चाहते हैं। एंड मैं ये पर्सनली बिलीव भी करता हूँ कि जब आपको लाइफ ऐसा मौका देती है ना, तो आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते, आपको मौका आसानी से नहीं मिलता है, जब मिलता है तो उसे पकड़ना होता है। पर फिर मुझ जैसे भोले को क्या पता था कि मेरी लगने वाली तो अभी शुरू होने वाली है, जहाँ इवेंट जिसका कोई लेना देना नहीं है। वो पर्सनली मेरी किस्मत खराब थी। मैंने सोचा था कि भाई आई एम 25, आई वर्क आउट, आई एटलीस्ट ईट समथिंग गुड, तो एक रात नहीं सोऊंगा तो क्या ही हो जाएगा। एंड यही समझ के मैं चला गया, एक रात नहीं सोया, सुबह फ्लाइट पकड़ी, चेक इन किया, क्रिएटर्स से मिला, रेडी हुआ, अपने फिल्म सिटी गया। एंड बड़ी गंदी गर्मी मुंबई की, भाई कसम से उमस वाली गर्मी। एंड कुछ लोगों को पता भी होगा कि मुझे नेटफ्लिक्स की तरफ से लंदन भी बुलाया गया था, एंड इस चैनल पे उसकी वीडियो भी पड़ी होगी। इट वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। तो मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट भी था, हर एक पॉइंट को कंपेयर करने के लिए, हर एक स्टेज पे कि मैंने वहां पे क्या एक्सपीरियंस किया था, यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये बात मैं मान के चल ही रहा था कि इंडिया में कोई भी चीज़ें टाइम पे नहीं चलती हैं कभी भी, तो इतने लीनियंट तो मैं ज़रूर से था। लेट होना लाजमी सी बात सी, मैं एक्सपेक्ट करके चल ही रहा था, मैं पूरा चिल था। जहाँ पे फिर करीबन, अगर मुझे सही से याद है तो 12 बजे हमें फिल्म सिटी पहुँचना था, बट 1:30-2 बज चुके थे उसके आसपास। हम आराम से फिल्म सिटी पहुँचे, बादल लेट था तो वो डायरेक्टली ही अपने फिल्म सिटी पे डायरेक्ट आया, जहाँ पे फिर हमारे फ़ोन्स रखवा लिए गए थे सिक्योर एक जगह पे कि कोई लीक्स वगैरह ना हो जाएं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अंडरस्टैंडेबल था पूरी तरीके से। जहाँ पे फिर हमने रामायण को 2 स्टेजेस में एक्सपीरियंस किया। जहाँ पहला साउंड स्टेज था, जहाँ पे हम पहले सेट पे पहुँचे तो वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे। मैं आपको नहीं बताऊँगा एक्चुअली में क्या था पिक्चर का सीन वगैरह वगैरह, पर इट वॉज प्रिटी एविडेंट कि क्या चल रहा था वहाँ पे। कैमरा सेटअप हमने देखे, लोकेशंस वगैरह देखी, किस तरीके से हार्न सिंह, नमित मल्होत्रा भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। उन्होंने सबको ग्रीट किया, समझाया कि ये सेट कैसा है, कितना बड़ा है। एंड इट वाज सो बिग भाई,
सो बिग, पूरा फुल्ली एयर कंडीशन कंट्रोल था मुंबई की गर्मी में, एंड इट जेन्युइनली फेल्ट लाइक अ मैग्नम ओपस टाइप सेट। मतलब कि मैं किसी भी पिक्चर के सेट पे आज तक नहीं गया हूं, बट इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चर के सेट पे गया है। आई मीन लाइक 4000 करोड़ वाली पिक्चर के सेट पे गए थे, एंड समझ में आता है जिस तरीके से सेट्स वगैरह बने थे ना कि हाँ भाई पिक्चर का सेट है। लोग वहां पे अपने मेकअप वोकअप के साथ बैठे हुए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, सेट पे प्रोस्थेटिक्स फिगर आउट कर रहे थे, ना जाने क्या क्या चीजें अवेलेबल थी। एंड फिर ऑब्वियसली मैं आपको स्पेसिफिक डिटेल्स तो नहीं बता सकता कि क्या क्या था एंड एक्चुअली पिक्चर का कौन सा सीन था, बट हाँ मैं डिस्कस जरूर से करूंगा फ्यूचर में। बट या इट वॉज मेस्मराइजिंगली बिग। वो कहते हैं ना कि एक बार जब सेट पे जाके आपको वो मूवी मैजिक एक्सपीरियंस करना होता है, तो वो मूवी मैजिक एक्चुअली में जाके महसूस हुआ था मुझे, एंड वो पहली बार था मेरे लिए। लाइक अंदर से कुछ अलग ही निकलता है बटरफ्लाइज टाइप का। जहाँ पे फिर नमित मल्होत्रा ने हमें कॉन्सेप्ट आर्ट्स दिखाए फिल्म को लेकर, इस एक स्पेसिफिक सीन को लेकर जिसमें हम डॉट्स कनेक्ट करते तो ही रहते हैं, एंड मैं समझ ही गया था, देख के ही समझ में आ गया था, बहुत ही क्लियर था कि एक्चुअली में वो कौन सा सीन है, किस कहानी में किस पॉइंट पे टेक प्लेस करने वाला है। एंड ये भी देख के लगा था ओ माय गॉड, दैट मीन्स कि पार्ट 2 में ये सेंस वो सेंस, क्योंकि पार्ट 2 की शूटिंग चली रही है। लाइक मुझे समझ में आ गया था उन कॉन्सेप्ट आर्ट्स को देखकर कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये दिखाने से क्यों सेंस बनेगा। जहाँ पे फिर वहाँ एक डांस प्रैक्टिस भी चल रही थी, एंड वो ऐसे टिपिकल डांस प्रैक्टिस नहीं थी, आप ऐसा मत समझो कि भाई ऐसा बीच का पिक्चर में कुछ हो जा रहा है। वो एक लाइक बहुत ही वेल रिप्रेजेंटेड डांस प्रैक्टिस थी जो कि सेंस बनाएगी कहानी में, जिसके बारे में अगेन मैं आपको नहीं बता सकता जब तक एटलीस्ट पार्ट 1 नहीं रिलीज हो जाता। थोड़ा सा इंतजार कर लो क्योंकि मैं ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहता, बट इट वाज जेन्युइनली गुड। आप ये फील कर पाते हो कि यार ये सब सारी फुटेजेस प्रमोशनल मटेरियल में दिखानी चाहिए थी ना, मतलब ये विजन है आपके पास तो वो क्यों कर रहे थे आप। एंड फिर जब हम इन सब सारी चीजों को एक्सप्लोर ही कर रहे थे कि तभी पीछे से यश आ गए अपने बॉडीगार्ड के साथ। एंड थोड़ा सा डाइवर्जेंट लेके मैं कहना चाहूंगा शाउट आउट टू दैट बॉडीगार्ड मैन। मैंने ऐसे जानवर नुमा आदमी को आज तक नहीं देखा। मैं कोई डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब ऐसा बॉडीगार्ड मैंने आज तक नहीं देखा। वो लाल आंखें, हैवी पर्सनैलिटी कि मैं एक्टर से मिलने की खुशी में बनाऊं कि भाई उसको पीछे देखकर मैं चिंता करूं, ऐसा बॉडीगार्ड मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी शक्ल पे लिखा हुआ था कि ये फैलना नहीं। खैर अब फिर जब यश आए थे तो थोड़ी देर हम सब ऑकवर्ड थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि पहली बार मिल रहे हैं, एक्टर कौन सी पर्सनैलिटी लेके रखता है, क्या हम अपने कंसर्न्स, फीडबैक्स एंड क्रिटिसिज्म शेयर कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने थोड़ा टाइम देके हमें कंफर्टेबल किया, ग्रीट वगैरह किया, एंड देन ह्यूमनाइज किया खुद को कि मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम सब पूछ सकते हो, बता सकते हो। एंड ही वॉज वेरी ओपन अबाउट हिज थॉट्स एंड ही वॉज विथ अस विद द क्रिटिसिज्म। यश ने सूरज को पहचाना भी, वो जेन्युइन कन्नड़ा एक्सेंट में जब बात की ना तो इट ह्यूमनाइज्ड हिम मोर, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इंसान को हम पेडिस्टल पे चढ़ा के रखे हुए हैं एंड वो हम सबको पेजेंट्स की तरह देखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने पूछा कि उनके लिए व्हाई दिस रामायण मैटर्स एंड उन्होंने ये रामायण चूज ही क्यों की इतनी बड़ी हिट देने के बाद। तो यश ने बताया कि ही वांटेड टू डू समथिंग बिग, समथिंग डिफरेंट, जो लीग से अलग हो, एक डेंट मारे सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री पे ही नहीं वर्ल्ड पे ही। बाउंड्रीज को वो पुश करना चाहते थे। तो ऑल इन ऑल आई लाइक हिज मेंटालिटी कि वो हीरो विलन वाली बात नहीं है उनके अंदर कि मैं ऐसा ही दिखना चाहता हूँ, मेरी एक इमेज है वगैरह वगैरह। यश की अंडरस्टैंडिंग मुझे पसंद आया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो किया ना गया हो, वरना वो अपने होम स्टेट में बैठ के आराम से वही टिपिकल पिक्चरें कर सकते थे मार धाड़ वाली। एंड उन्होंने बोला, ही टोल्ड अस कि उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, वो अपने कंफर्ट जोन में अपने होम स्टेट में रह सकते थे, पर उनका निकलना, उनका विलिंगली वहां से निकलना, उनका कुछ बड़ा करना, वो ये खुद चाहते थे कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकले, जिसका रिजल्ट चाहे फ्यूचर में कुछ भी निकले, बट एटलीस्ट वो चाहते हैं कि वो ट्राई करें इंडियन सिनेमा के लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा पे डेंट मारने के लिए। तो ये माइंडसेट मुझे यश की तरफ से काफी अच्छा लगा कि ही इज थिंकिंग डिफरेंट, ही इज थिंकिंग बिग एंड ही इज थिंकिंग फॉर इंडिया। जिसके साथ ही साथ हम फिर नितेश तिवारी से भी मिले, मूवी के डायरेक्टर। ज़्यादातर टाइम वो तो शांति थे, बहुत ही लाइक जैसा आपको दिखता है स्क्रीन पे वैसी ही पर्सनालिटी थी उनकी। ही ऑल्सो एक्सप्लेन कि कैसे मूवी की एक एक डिटेल, हर चीज़ ऑर्गेनाइज प्रोसीजर को फॉलो करती है। देयर आर कंप्लीट स्क्रिप्ट्स, प्रीवियस कॉन्सेप्ट आर्ट्स एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी सो थॉट आउट कि सेट पे आने से पहले उनके पास सारी चीज़ें प्रिपेयर हैं, हर एक चीज़ प्लान्ड है ऑलरेडी। एंड इट्स अ वेरी हॉलीवुड वे ऑफ वर्किंग स्टाइल, जिससे एफिशिएंसी बनती है कि आपको क्लैरिटी रहती है कि आपको करना क्या है। एंड यहाँ पे नितेश तिवारी पे आप तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, डायरेक्टर वो कमाल के ही हैं कि वो इमोशंस दे देंगे फिल्म के अंदर। जिसके बाद जब यश वहाँ से गए तो फिर हम गए लंच पे एंड वहीं फिल्म सिटी के अंदर, और ये काम मुझे अपनी लाइफ में करना था।
कि मैं एक बार एटलीस्ट एक बार भाई सेट का खाना खा के देखना चाहता था कि है क्या, सबके साथ बैठ के। तो फिर मैं जब बाकी सारे क्रिएटर्स के साथ वहाँ पे पहुंचा एंड जब मैंने वहाँ पे खाना स्टार्ट किया तो फिर वैसे खाना तो अंडरवेलमिंग था थोड़ा सा, हर दूसरी शादी बारात में जो आप खा लेते हो वैसा ही था, कुछ अलग नहीं था। पर हाँ, एक बात ये अच्छी थी कि सब पढ़े लिखे वहां लोग थे, तो वहां एक ऑर्गेनाइज्ड माहौल बना हुआ था कि ये नहीं कि मैं अपनी सीट छोड़ के चला जाऊंगा तो कोई और आके बैठ जाएगा या फिर तमाशा होगा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। They were giving us diet cokes, man. Damn, like it was so funny to see कि इस तरीके से भी हो सकता है। बट हाँ, वहाँ पे फिर हमें नमित मल्होत्रा भी मौजूद होते हुए नजर आए। उन्होंने सबके साथ बैठ के खाना खाया जहाँ पे हम खा रहे थे, विच इज लाइक अ बिजनेस रूल 101 कि एज अ लीडर यू हैव टू शो कि मैं आपके साथ हूँ, आपके ऊपर नहीं। एंड इन अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे ये उनके लिए एक प्रमोशन का दिन ही था कि ये अंडरस्टैंड होके बन के चलता है कि ऐसा करना क्यों जरूरी है, हम्बल प्रेजेंट करना क्यों जरूरी है, वो भी इन अ सेटिंग लाइक दिस कि आपको बेटर प्रेजेंट करना होगा खुद को कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, जो कि ये चीज मुझे अच्छी लगी। एंड ये चीज मेरी नानी ने मुझे सिखाई थी, तो ये मुझे याद आ गई बात, मैंने आपको बता दिया। टू गुड आई नो कि लाइन से काफी ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। बाकी फिर जब हम खाना खा के दूसरे सेट पे पहुंचे तो फिर हम पहुंचे रणबीर कपूर से मिलने के लिए, जहाँ पे वो शूटिंग चली रही थी, वो शूट पे लगे हुए थे। एंड फिर उसी प्रोसेस में हमें पता चला कि वही 5-10 सेकंड के शॉट को वो बंदा सुबह से दे रहा है ताकि वो परफेक्ट विजन और एंगल मिल सके एडिटिंग टेबल पे। एंड अलग अलग एंगल से सेम शॉट बार बार देना। एंड वी वर लाइक 20-30 मिनट तक वहीं पे बैठे ही थे। एंड रणबीर कपूर को शूट करते हुए देखना, अपने स्टंट डायरेक्टर के साथ, जो ड्यून के स्टंट डायरेक्टर हैं, उन्हें वो स्टंट करवा रहे थे, स्क्रीन पे आके देख रहे थे कि किस तरीके से दिख रहा है, फिर उन्हें वो नोट्स देने जा रहे थे। कई बार ऐसा हो रहा था, टाइमिंग मैच कर रहे थे, कैमरा मैच कर रहे थे। एंड ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें शॉट्स मिल नहीं रहे थे, बट वो इस ख्याल के साथ बार बार टेक्स कर रहे थे कि और बेटर हो सकता है और अच्छा कर सकते हैं, एटलीस्ट एक और रिजर्व कर लेते हैं। एंड ये पैशन मुझे काफी अच्छा लगा। एंड रणबीर कपूर जैसा काम करते हुए उन्हें देखना सेट पे, इट वाज अ प्रिविलेज कि बंदे को एक्ट करते हुए देखना सेट पे। एंड वो सब हम सामने ही देख रहे थे कि बंदा काम कैसे कर रहा है, बंदा टेक पे टेक दिया जा रहा है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे काम करता जा रहा है, और वो भी बिना कोई चू करे। इमेजिन करो कि आपके ही घर में आपका ही काम कोई अगर आपको 4 बार टोक के बोल दे तो आप ही चिढ़ जाते हो, पर उस बंदे की शक्ल पे एक शिकन मुझे नहीं दिखी। वो एक शॉट दे रहा है, बार बार दे रहा है, बार बार उसे नोट्स मिल रहे हैं, बार बार वो बेटर करने को ट्राई कर रहा है अलग अलग तरीके से। जहाँ पे मैं क्लैरिटी तो नहीं दूंगा कि क्या शूट चल रहा था, पर आपको देख के समझ में आ ही जाता है कि भाई कितनी मेहनत लग रही है इस इतने फिजिकली डिमांडिंग शॉट में। बंदे का हाथ वगैरह दर्द कर रहा था, वो देख के समझ में आ जा रहा था। पर लाइक काम अच्छा देना है, चाहे कितने भी टेक्स लगे, चाहे कितने भी दिन क्यों ना लगे। आई मीन दिन तो नहीं बढ़ने चाहिए, बट एटलीस्ट मैं काम अपना बेस्ट दे सकूं, सेटिस्फाई कर सकूं डायरेक्टर को। एंड इट वाज सो इंस्पायरिंग टू सी कि मैंने कभी एक्टिंग नहीं किया है, ना ही मैं कभी करूंगा फ्यूचर में, पर अपने काम के साथ ये ईमानदारी देख मुझे काफी इंस्पायर्ड फील हुआ कि भले ही एक काम को 5 सेकंड के ही काम को 5 बार क्यों ना करना पड़े, 50 बार क्यों ना करना पड़े, बट करना जरूरी है क्योंकि अच्छा काम डिलीवर करना है दुनिया को। और वो दिल से करते हुए देख, लाइक आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड भाई, आई वाज रियली इंस्पायर्ड कि भाई ये पैशन देना क्यों जरूरी है काम में, वो भी बिना किसी कंप्लेंट्स के। एंड आई नो कि रणबीर कपूर को लेकर एक अपने अपने परसेप्शंस लोगों के एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेट पे, बट जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो जेन्युइन है भाई। यार बंदे को काम करते हुए देखा, 30 मिनट तक 20-30 मिनट तक अपन वहीं बैठे थे सेट पे, एंड बंदा किए जा रहा है, बोले जा रहा है। एंड जब बाद में नमित मल्होत्रा ने बताया कि 5-10 सेकंड का शॉट है, लाइक व्हाट, इसके लिए पूरा दिन और इतने ऐसे कर रहा है, लाइक आई वाज सो इम्प्रेस्ड। एंड फिर जब उसके बाद रणबीर कपूर से हम मिले, लाइक शॉट दे के तुरंत बंदा आया, बैठा भी नहीं, उन्होंने मुझे पहचाना, चलो ठीक है, जिसको लेकर मैं थोड़ा प्राउड होने से पहले कंसर्न ही था कि पता नहीं कौन सी बात याद होगी बंदे को। लेकिन हाँ, बंदे ने अपने काम के बावजूद भी ही वॉज देयर, ऑल देयर, हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, पूरा टाइम दिया, हमें मिला, हमसे क्रिटिसिज्म सुने, प्रॉपरली हमें आंसर किया। एंड ही वॉज वेरी एक्सेप्टिंग ऑल्सो विथ ऑल द फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग। पूरे इंटरनेट पे क्या चीजें चल रही हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, लाइक एन इंटरनेट एडिक्ट, उन्हें पता है कि कौन क्या ओपिनियन रख रहा है। एंड इस पूरे विजिट की सबसे बड़ी अच्छी बात यही थी कि बंदे ने समझा, अच्छी बुरी बातें सुनी, जिसको लेकर मैं ये रिकॉल करूं तो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे इवेंट में हमने बात ही की हुई है, वो कंसर्न्स ही हमने पूछे हैं, क्रिटिसिज्म्स ही बताए हैं, फीडबैक ही शेयर किए हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि लोग चढ़े ही हुए थे उनके ऊपर,
बट हाँ, हमारी बातें कंसर्न्स के ऊपर ही ज्यादा थी एंड दे वर रियली एक्सेप्टिंग एंड फीडबैक को लेकर अंडरस्टैंडिंग थे। बट हाँ, पैशनेट जरूर थे बताते हुए कि क्या वो मीन करते हैं इससे। जहाँ पे हमने सारी बातें की कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, एंड इन सब के बीच में नमित मल्होत्रा वाज लाइक रियली आउट देयर, एंड वो बनता भी है क्योंकि बंदा पैसे लगा रहा है उसमें, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो वो पैशन शो करना तो बनता ही है। वो नहीं मेहनत करेगा तो कौन करेगा। क्योंकि फिर जब ये फिल्म सिटी का सारा परपंच खत्म हुआ तो फिर हम नमित मल्होत्रा के रेजिडेंस पे गए, रामायण के एग्जिस्टिंग एंड फिर कुछ न्यू ग्लिम्सेस को एक्सपीरियंस किए, जिसमें ऑब्वियसली पिक्चर की क्वालिटी की इंपॉर्टेंस एंड इंडियन थिएटर्स की इनकॉम्पिटेंस एंड क्वालिटी के बारे में हमने डिटेल में समझा, बातें की, एक्सपीरियंस किया। एंड फिर जब नमित मल्होत्रा ने पॉइंट आउट किया कि रामायण की 3D में डिफरेंस क्यों रियलाइज हो रहा है आपको, क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर 3D कंटेंट आप कैसे कंज्यूम करते हो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि स्क्रीन से अगर मैं 3D देख रहा हूं तो स्क्रीन से कुछ बाहर निकलेगा। बट यहाँ रामायण की 3D में एक नई अप्रोच यूज की गई है कि आपको बाहर ले जाने के बजाय आपको ये और अंदर इमर्स करके लेके जाता है। मतलब कि जो इनका 3D है, आप ट्रेडिशनली आप जो 3D देखते हो उसके ऑपोजिट है। चीजें बाहर निकलने से ज्यादा एक सेंस ऑफ डेप्थ ज्यादा फील होती है कि आपको फिल्म के अंदर लेके जा रहे हैं। एंड नमित मल्होत्रा ने ये बताया कि ये क्रिएटिव डिसीजन उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि ये फिल्म को और इमर्सिव एक्सपीरियंस देकर लोगों को प्रेजेंट करना चाहते थे, क्योंकि उनका इस रामायण के साथ मानना ये है कि आप घुस जाओ पिक्चर के अंदर, आप इमर्स हो जाओ पिक्चर के अंदर। उनका इंटेंडेड विजन तो ये है, जो कि एक्चुअली में पूरी पिक्चर देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन उन्होंने क्रिएटिव डिसीजन ये लिया, थोड़ा सा अलग लिया। मुझे इस बात को लेकर अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट कुछ टेक्नोलॉजिकली वाइज भी हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा अगर अच्छे 3D में देख लिया इसे तो, क्योंकि उनके रेजिडेंस पे तो अच्छा 3D था ही, बट लेकिन जो कॉमन थिएटर्स होते हैं उसके 3Ds तो आप जानते ही हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली रियलिटी यही है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन थिएटर्स एक्सपीरियंस वाइज उतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं दे पाते, क्योंकि इंडियन थिएटर्स सादी स्क्रीन में भी ढंग से पिक्चर नहीं दिखा पाते। आई मीन यूपी में एक अच्छा 3D मैंने आज तक नहीं देखा हुआ है, सिवाय लखनऊ का IMAX को छोड़कर, वहां पे भी मैंने 3D में नहीं देखा। लेकिन अगर IMAX छोड़ के भी बोले तो कितने IMAX हैं इंडिया में, क्या सब देख पाएंगे IMAX में? तो ये फिल्म की कमी इंडियन मूवी से ज्यादा इंडियन थिएटर्स की कमी ज्यादा है कि यहाँ पे अच्छे थिएटर्स एंड उनकी पिक्चर क्वालिटी में बहुत मेहनत करने की जरूरत है इंडियन थिएटर ओनर्स को। क्योंकि इधर लाला टाइप दुकानें अभी भी चलती हैं, उनका बस ये रहता है कि पिक्चर चला दे रहा हूँ ना, एहसान मानो देखो जाके। पर मैं अपनी लाइफ में रामायण मूवी के लिए एटलीस्ट थोड़ा डिस्प्लेस होकर एक बार रामायण को उसके ट्रू 3D IMAX विजन में जरूर से देखूंगा कि हाँ, जो नमित मल्होत्रा बताना चाहते हैं वो एक्चुअली में दिख कैसी रही है। एटलीस्ट मैं पर्सनल लेवल में ये समझना जरूर चाहता हूँ कि वो इंटेंट क्या करना चाहते हैं इसके साथ, क्योंकि वही उसका ट्रू विजन है। एंड एटलीस्ट लाइफ में पहली बार एक नए तरीके का भी 3D एक्सपीरियंस करूंगा, होपफुली ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो उन्होंने हमें एक नई क्लिप दिखाई, ओए होए भाई साहब, वो था क्या, जहाँ फिर से उन्होंने हमारा फोन रखवा लिया। ऑब्वियसली वो हमें नई चीजें बताना चाहते कि नहीं लीक हो, एंड मैं ऑब्वियसली आपको बता भी नहीं सकता कि हमने क्या क्या देखा डिटेल में। उन्होंने बताया हुआ है कि आप बताइएगा भी नहीं, लेकिन जब तक पार्ट 1 मूवी रिलीज नहीं हो जाती थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि दे आर प्लानिंग इट वेरी बिग, वेरी बिग, आई मीन सो मच बिग, जो कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ रामायण पार्ट 1 एंड 2। क्योंकि अगर वो सक्सेस मिल गई जो ये चाहते हैं तो वो यह करके दिखा पाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं बता नहीं सकता कि वो क्या मीन कर रहे हैं रामायण से। जहां महाभारत के बारे में हमने पूछा उनसे कि क्या उसके बाद के कुछ के प्लान्स हैं, तो उन्होंने बताया नहीं, एटलीस्ट हमें तो नहीं बताया। उन्होंने बोला कि नहीं, उनका महाभारत को लेकर अभी तक कोई प्लान नहीं है। लेकिन जो विजन वो रामायण के साथ लेकर रखते हैं, इट गोज इवन बियॉन्ड एंड अबव महाभारत। यह चीज बहुत ही बड़ी हो सकती है अगर उन्हें वो सक्सेस मिल गई पार्ट 1 एंड 2 से। जो वो चाहते हैं वो इसे बहुत ही बड़ा लेके जाएंगे, आई मीन बहुत बड़ा लेके जाएंगे। एंड उस रियलिटी को इंडिया की तरफ से नमित मल्होत्रा ही फंड कर सकते हैं और कोई नहीं। बंदे के पास इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, ऑस्कर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, ना जाने क्या क्या है। एंड ये देखते हुए ये समझ में आता है कि रामायण की गाथा सिर्फ इन 2 फिल्मों में ही आके खत्म नहीं हो जाती। ये बहुत कुछ आगे चेंज कर सकते हैं, इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के पॉप कल्चर स्कोप के लिए। जो कि अगर ये मूवी सबके दिलों में लैंड कर गई तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी आपको आइडिया भी नहीं है। एंड विथ ऑल दैट बीइंग सेड,
हमारा दिन खत्म हुआ, हमने कुछ स्नैकिंग वगैरह की, रात हो ही गई थी, कंटेंट क्रिएटर्स ने कंटेंट शूट किया, मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी बात क्लियर की कि रामायण का इंटेंडेड विजन उन्होंने इस तरीके से क्यों बनाया हुआ है और वो क्यों इस फीडबैक के साथ इसे और भी 100% बेटर करके प्रेजेंट करेंगे। आई मीन ट्राई तो वो करेंगे ही बेटर करके प्रेजेंट करना, एंड होपफुली उससे सीख के हमें कुछ और भी बेटर मिलेगा। जहाँ पे अब ऑब्वियसली नर्वसनेस तो थी ही, मैं कोई ट्रेडिशनल न्यूज़ रिपोर्टर तो नहीं हूँ, तो बेशर्मों की तरह मैं बहस भी नहीं कर सकता, वो काम उन्हीं पे छोड़ देते हैं। एंड इट्स स्टिल वेरी वेरी न्यू फॉर अस एंड वेरी न्यू फॉर दिस इंडस्ट्री ऑल्सो। इवन शाम होते होते इतना हम ओपन ज़रूर से हो गए थे कि हमने पूछ ही लिया कि वाई अस, हम क्रिएटर्स को क्यों, लेगेसी मीडिया को छोड़कर आप हमारे पास क्यों आए, हम ही क्यों। तो नमित मल्होत्रा की यह अंडरस्टैंडिंग ये सही समझ में आई कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में काम करने का तरीका है, कि जैसा हॉलीवुड समय के साथ साथ इवॉल्व करता रहता है अपनी मीडिया और प्रमोशंस को लेकर, वो समझाते हुए उन्होंने बताया कि लेगेसी मीडिया की वैल्यू कहाँ भी टेक प्लेस करती है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मीडिया एक कंपनी के अंतर्गत ही काम करते हैं और एक सेट ऑफ बाउंड्रीज के अंदर ही उन्हें प्रेजेंट करने की अनुमति होती है। बट जो अभी न्यू मीडिया है, जस्ट लाइक अस, हम जो हैं, हम वो इन सब से परे हैं। We don't give a single fish about any kind of film. हमारे ऊपर कोई भी बॉस नहीं है, हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमें ना ही कोई गाइडलाइंस फॉलो करनी है। हम बस वह बता सकते हैं जो हम ट्रूली दिल से महसूस करते हैं किसी भी कंटेंट के बारे में। एंड इसी के चलते कितने क्रिएटर्स के ऊपर कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि अभी भी ट्रेडिशनल स्टूडियोज न्यू एज क्रिएटर्स को लेगेसी मीडिया के लेंस से ही देखते हुए आ रही है, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रही है। तो ये देख के एटलीस्ट नमित मल्होत्रा की तरफ से अच्छा लगा कि इतने समय से बाहर काम करते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने जो चीजें देखी, एक्सपीरियंस की हुई हैं, वो सेम चीजें, वो सेम प्रमोशन के तरीके, वो सेम रिकग्निशन वो इंडिया में भी लेकर आना चाहते हैं। जिस तरीके से वो शूटिंग कर रहे थे, समझ में आ ही गया था कि इट्स अ वेरी हॉलीवुड स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो वो उस तरीके से अपनी फिल्मों को प्रमोट करना भी शुरू कर रहे हैं कि उन लोगों को आवाज देते हैं जो आवाज देना चाहते हैं हमारी फिल्म के बारे में। एंड इस चीज के ऊपर उन्होंने पूरी क्लैरिटी दी कि वो हमें इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं और हॉलीवुड में ये चीज क्यों काम करती है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी ये चीज अडेप्ट करने की क्यों जरूरत है। एंड आई होप बाकी स्टूडियोज भी ये बात समझें एंड रिकग्निशन ही नहीं सही, क्योंकि एवरीवन इज सेल्फ सफिशिएंट, पर एटलीस्ट उस रिस्पेक्ट के साथ सबको ट्रीट करे जो हर एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग डिजर्व करता है इस काम में। बाकी अब पता नहीं मैं खुद के लिए क्यों रो रहा हूं, बट हाँ, दैट्स द डे फॉर अस। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा जाके, इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। हमने एक्टर्स को और ह्यूमनाइज होते हुए देखा, कुछ बड़ा और कमाल करते हुए देखा, बहुत सारा पैशन देखा, बहुत सारी मेहनत देखी, इंडस्ट्री को पुश करते हुए देखा। एंड फ्यूचर में आगे चल के रिजल्ट चाहे जो भी हो, मुझे ना पसंद आए, आपको ना पसंद आए या फिर पसंद आ ही जाए, बट एटलीस्ट फीडबैक देना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम और बेटर कर सकते हैं। एंड इस चीज को लेकर रामायण की टीम ओपन है। वो चाहते हैं कि लोग फीडबैक शेयर करें विथ लाइक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। वो चाहते हैं कि कोई गालियां वगैरह उन्हें ना दे, उन्हें डिसहार्टन ना करे। वो चाहते हैं कि हाँ, मतलब इतनी बुरी तरीके से भी ना उन्हें फीडबैक दिया जाए कि उनका मन ही टूट जाए, क्योंकि वो भी ये बात समझते हैं कि यह फीडबैक क्यों जरूरी है, क्रिटिसिज्म क्यों जरूरी है आगे और बेटर और अच्छा करने के लिए। एंड इस पूरे विजिट से एक बिग टेक अवे मैं यही लेके जाना चाहूंगा कि मुझे यही पसंद आया कि एटलीस्ट दे वर ओपन, दे वर अंडरस्टैंडिंग फॉर अस कि क्या चल रहा है, एंड वो समझ रहे थे बात को। एंड में एटलीस्ट अब यही तो एक्सपेक्टेशन है कि इतनी सारी चीज़ें जो शेयर की है हमने, इतने सारे कंसर्न्स जो उनसे बातें की हैं हमने, आदि पुरुष को लेकर भी हमने बातें की हुई है। आप क्लिप्स तो इंटरनेट पे सरफेस होते हुए देख ही रहे होगे। उन सारे चेंजेस एंड सारे फीडबैक्स को लेकर आगे चल के हमें कुछ बेटर देखने को मिले, एंड एटलीस्ट अब तो कुछ बेटर देखने को मिले, क्योंकि अब अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ ना तो बुरा जरूर से लगेगा। एंड जहां अब अपने पर्सनल बात के ऊपर, ठीक है, अब 24 घंटे के अराउंड ऊपर हो चुके हैं, मैं सोया नहीं था। मैं रियलाइज कर रहा था कि कृष्ण अवतारम पार्ट 1 मूवी भी रिलीज हो चुकी थी, तो मुझे थोड़े होप्स थे मूवी को लेकर, तो मैं देखने चला गया गेटी गैलेक्सी में। एंड इतना झंडू थिएटर मैंने अपने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। इतनी बास आ रही थी। बाथरूम भाई बाहर खड़े होके मुंह देना ज्यादा साफ होगा इनके बाथरूम को यूज करने से ज्यादा, कसम से आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। मुंबई में इसे एस्थेटिक के नाम से बेच रहे हैं लोग, जा रहे पिक्चर देखने। खैर बहुत बेकार थिएटर था, ऐसे फटे हुए पर्दे में पिक्चर देख कर आया हूँ, लाइक वाइल्ड एक्सपीरियंस था। एंड ऊपर से इतनी बास आती है थिएटर से कि मैं क्या ही बोलूँ। पॉपकॉर्न से लेकर चाय तक मैंने पॉडकास्ट में सारी बातें डिस्कस की हुई है। वाइल्ड हो गया था भाई, लाइक पिक्चर देखना वाइल्ड हो गया था मेरे लिए। एंड मूवी देखी मैंने आधी रात को, 1:30-2 बजे रात को, फिर मैंने होटल में चेक इन किया,
मैंने सुबह 6:30 बजे की फ्लाइट की टिकट बुक कर दी थी कि चलो ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह लिख लूंगा एंड फिर जागा ही रहूंगा, सुबह फिर फ्लाइट के लिए चला जाऊंगा एंड फिर जब अपने घर पे पहुंच जाऊंगा तो दोपहर तक सोता रहूंगा एंड शाम तक वीडियो डाल दूंगा। सॉर्टेड था सब। बट बहन किस मुहूर्त में मैंने स्पाइस जेट की टिकट बुक की, मैं आज तक खुद को कोस रहा हूँ। भाई सुबह 6:30 बजे की फ्लाइट शाम 3:30 बजे टेक ऑफ करी है एंड उन्होंने पता है एक स्कैम क्या किया, पहले तो 6 घंटे फ्लाइट डिले कर दी क्योंकि शायद कुछ DGCA का वगैरह का रूल होगा कि इससे ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते। तो सब रात में ही थक गए थे जिन्होंने मेरी टिकट बुक की हुई थी एंड जिसने मेरी टिकट बुक की हुई थी तो वो भी सो गया था, तो डिले के बारे में तो मुझे बताया नहीं क्योंकि मैं पिक्चर वगैरह में था। तो मैं सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया एंड एयरपोर्ट जाके मुझे पता चला कि सुबह 6:30 बजे की फ्लाइट 12:30 बजे की कर दी गई है एंड उस टाइम तक मैं 30-36 घंटे तक सोया नहीं था, तो सही डिसीजन लेने की हालत में नहीं था कि मुझे वापस होटल चले जाना चाहिए एंड थोड़ी देर बाद आना चाहिए। मैं 6 घंटे चूत की तरह होटल पे टर्मिनल खेल रहा हूँ, टॉम हैंक्स बन गया था मैं। एंड फिर उसके बाद 12:30 बजे जो कि फ्लाइट को टेक ऑफ करना था, 3-3:30 बजे तक उन्होंने डिले किया हुआ है। मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ भाई, प्लेन उड़ नहीं रहा है, बिना एसी के गर्मी में अपन पड़े हुए हैं, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे, मेरे लिए मैं सब्सटेंस अब्यूज को सेंस बनाने लगा था अंदर से। बाकी फिर 48 घंटे फिर हो चुके जब मैं घर पहुंचा, एनर्जी ड्रिंक्स एंड ब्लैक कॉफी पे जिंदा था। भाई मैं रोने के कगार पे आ गया था अंदर ही अंदर, पर फिर मेरे अंदर का कॉन्क्वेस्ट जाग गया कि क्यों रोऊं मैं, क्या फायदा इनके लिए तो मेरी इतनी वर्थ भी नहीं है कि ये मेरे आंसू भी डिजर्व कर सके। मेरे अंदर का आलिया भट्ट निकल गया था कि भाई मुझे घर जाना है। एंड फिर मैं जैसे तैसे घर पहुंचा, फिर मैं घर पे पड़ गया, मुझे नहीं पता फिर दुनियादारी में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। एंड फिर इवेंचुअली इस वीडियो को लिखने के बाद इससे क्या सीख लेकर आपको भी जानी चाहिए कि लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती रहती है, आपको पकड़ना जरूरी होता है। आप अपने कंफर्ट जोन में कभी भी नहीं रहोगे अगर आप इंतजार करते रहोगे कि मेरे कंफर्ट जोन में लाइफ अपॉर्चुनिटी देगी तो आपको पकड़ना चाहिए। नहीं, आप जब सबसे ज्यादा परेशान हो गए अपने लाइफ में तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तभी ही आपको पकड़ना है, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी रेयर। जितनी प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हो वो सारी चीजों को मेंटली प्रिपेयर करके चलना कि जितना बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ सारी चीजें बुरे होंगी, बट यू हैव टू बी मेंटली रेडी कि उस प्रेशर में ब्रेक ना हो, कामली चीजों को हैंडल करो, क्योंकि इवेंचुअली जब पीछे करके याद करोगे इन सारी चीज़ों को तो मज़ा ज़रूर से आएगी, क्योंकि सब कुछ बीत जाता है, अच्छा टाइम भी बीत जाता है और बुरा टाइम भी बीत जाता है। बाकी हाँ, मुझे अच्छा लगा है, आई फेल्ट लाइक कि रामायण के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई हुई है कि ये बड़ी सी लॉन्ग एज वीडियो भी आपको बतानी ज़रूर से चाहिए कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। लास्ट टाइम लंदन गया था वो भी बताया था, इस टाइम यहाँ पे फिल्म सिटी गया वो भी बताया, एंड फ्यूचर में आप दुआ करोगे आपका भाई और भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जगहें जाएं तो वो भी उसके बारे में बताया। बाकी आप अपने ओपिनियन जरूर से बताना कि आप इस पूरी वीडियो से टेक अवे क्या लेके जाते हो, आपको क्या चीज पसंद आई, आपके क्या अभी भी कंसर्न्स हैं। एंड यस, रामायण को लेकर अभी भी अपने फीडबैक शेयर करते रहो, वो सुन रहे हैं, जी हाँ वो सुन रहे हैं पूरी तरीके से बात, स्पेशली रणबीर कपूर तो देख ही रहे हैं, आई मीन उन्हें सब कुछ पता है, ठीक है। तो आप बताना जरूर से, वो चीज़ों को फिक्स करेंगे, बेटर करेंगे। डीनेक्स जैसी VFX कंपनी नहीं करेगी तो कौन करेगा। तो अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।